भारत में हर राज्य की अपनी भाषा, अपना गर्व, अपनी संस्कृति है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो दशकों से चर्चा में रहता है। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर जो भावना है वो क्यों है। हम कोई पक्ष नहीं लेंगे, न कोई बहस करेंगे, बस इतिहास को डिटेल में समझेंगे, आज की स्थिति बताएंगे और सबसे ज़रूरी कुछ संभावित समाधान भी। आराम से सुनिए, क्योंकि ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे एक देश में अलग अलग भाषाएं एक साथ रह सकती हैं। सबसे पहले बात 1937 की। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी ने स्कूल में हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने का फैसला किया। इसका विरोध तुरंत शुरू हो गया। पेरियार वी रामास्वामी और जस्टिस पार्टी ने कहा, ये हमारी तमिल भाषा और संस्कृति पर असर डालेगा। 3 साल तक शांतिपूर्ण विरोध चला। जुलूस, सभाएं, गिरफ्तारियां हुई। 1940 में सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। इसी आंदोलन ने तमिल भाषा को बचाने की भावना को बहुत मजबूत कर दिया। साल 1965 में एक बड़ा मोड़ आया। 1965 में केंद्र सरकार ने कहा कि हिंदी को देश की एकमात्र ऑफिशियल भाषा बनाया जाएगा। तमिलनाडु में लोगों को लगा कि तमिल को कमज़ोर किया जा रहा है। छात्रों ने बड़े स्तर पर विरोध किया। डीएमके ने भी सपोर्ट दिया। इस दौरान कई दुखद घटनाएं हुई। आत्मदाह, पुलिस फायरिंग और जानें गईं। सरकारी रिकॉर्ड में 2 हफ्तों में 70 से ज़्यादा मौतें दर्ज हैं। इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा। नतीजा, केंद्र ने फैसला बदला। इंग्लिश को ही ऑफिशियल भाषा रखा गया। 1967 में डीएमके ने पहली बार चुनाव जीता और 1968 में मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई ने 2 भाषा नीति लागू की, सिर्फ तमिल और अंग्रेज़ी। ये नीति आज भी तमिलनाडु में चल रही है। अब बात करते हैं आज की स्थिति, यानी 2026 में क्या है। अभी भी वही भावना बरकरार है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 में 3 भाषा फार्मूला है। राज्य की भाषा अंग्रेज़ी, इसके साथ एक और भाषा। तमिलनाडु कहता है, हम 2 भाषा फार्मूला तमिल और अंग्रेज़ी पर ही रहेंगे। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा है, हमारे यहाँ हिंदी के लिए जगह नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी। हाल ही में कुछ मंत्रियों ने प्रवासी मजदूरों, जो ज़्यादातर उत्तर भारत से आते हैं, इन्हें लेकर टिप्पणियाँ की, जिनमें हिंदी का जिक्र था। विपक्ष और कुछ नेता इन टिप्पणियों का विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु में लाखों लोग उत्तर भारत से काम करने आते हैं, IT, कंस्ट्रक्शन, सर्विस सेक्टर में। ये राज्य की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। तो ये मुद्दा भाषा, पहचान और राजनीति का मिश्रण बन गया है। अब बात कर लेते हैं समाधान क्या है, क्या हो सकता है आगे का रास्ता। ये मुद्दा कभी ख़त्म नहीं होगा अगर हम सिर्फ पुरानी बातें दोहराते रहेंगे। इसका कुछ व्यवहारिक समाधान है, जैसे स्वैच्छिक भाषा सीखना, कोई ज़बरदस्ती नहीं। स्कूलों में तीसरी भाषा को ऑप्शनल रखा जाए। बच्चे अपनी पसंद से हिंदी, संस्कृत या कोई और भारतीय भाषा चुन सकें। एक और समाधान ये हो सकता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आज ट्रांसलेशन ऐप्स, AI टूल्स हैं। सरकारी दफ्तरों, स्टेशनों पर मल्टी लैंग्वेज डिस्प्ले और रियल टाइम ट्रांसलेशन रखा जा सकता है। इसके साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, राज्य सरकारें एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को प्रमोट करें। एक्सचेंज प्रोग्राम, फिल्म फेस्टिवल, किताबें, अनुवाद, इन सब के ज़रिए भी सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सकता है। शिक्षा नीति में लचीलापन, केंद्र 3 भाषा फार्मूला को सख्त ना बनाए। हर राज्य को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनने की आज़ादी हो। संवैधानिक स्पष्टता,
हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों को लिंक भाषा के रूप में हमेशा बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान किया जा सकता है ताकि कोई भी राज्य डर ना महसूस करे। एक दूसरे का सम्मान। सबसे बड़ा समाधान यही है कि उत्तर भारत वाले तमिल भाषा और संस्कृति का सम्मान करें, तमिलनाडु वाले हिंदी बोलने वालों का। भाषा कोई दुश्मन नहीं बल्कि पुल है। भारत की ताकत उसकी विविधता में है। तमिलनाडु अपनी भाषा से प्यार करता है, ये उसका हक है। हर राज्य की भाषा उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, स्वैच्छिक तरीके से सीखें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो ये मुद्दा धीरे धीरे कम हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। आपके हिसाब से सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।